अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिस तरह का सियासी माहौल है उसमें इज़्तिराब भी बहुत है और एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से गद्दारी के फतवे लगाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा भी तामुल से काम नहीं लेती तो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत है, उन्होंने अभी प्रोग्राम से पहले, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने एक वार्निंग के तौर पर या ये कह लीजिए कि सारे लोगों को तंबीह के तौर पर एक बात कही है जो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऑन एयर उसको सब तक पहुंचाऊं कि 17-18 जुलाई से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में बशमूल 17 जुलाई 18 जुलाई इससे ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के हालात में शदीद किस्म का इज़्तिराब और दाखिली मामलात में अमन व अमान की सूरत हाल शदीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही। तो जितने लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, साहिब हैसियत हैं या अहम ओहदों के ऊपर फायज़ हैं, उन सारों के लिए एक मैसेज और पैगाम यह है कि शदीद एहतियात से काम लें। ये ना हो कि मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं कि काबू से बाहर हो जाएं। खून रेज़ी तक का भी अंदेशे का इजहार किया उन्होंने। मैं इसको सिर्फ इस तक ही छोड़ूंगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और हमारी जो जुडिशरी है जो भी एक्शन करे उसके अंदर पाकिस्तान के हालात को इस खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में देखे। जो कुछ श्रीलंका में है वो कुछ पाकिस्तान में ना हो जाए। और इमरान खान फट से बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचें कि पाकिस्तान में 22-24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ एट स्टेक हैं। आधा मुल्क दूसरे को गद्दार कह रहा है तो ये ना हो जाए कि हालात ऐसे काबू से बाहर हो जाएं कि किसी से भी संभालना मुमकिन ना रहे। ये इमरान खान के लिए भी मैसेज है कि किसी के लिए भी संभालना उसे मुमकिन ना रहे। एहतियात का दामन हाथ से छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से आया वो शायद इमरान खान के उस बयानिए को पटकने के लिए काफ़ी है, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए काफ़ी है, जो ये 10 अप्रैल से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शोर मचा रहे थे कि वो गैर मुल्की साजिश की बिना के ऊपर रजीम चेंज हो गया। असूल की बात यह थी कि ये 27 मार्च को अपने जलसे से पहले तक इन्होंने लब कुशाई भी नहीं की। ये असूल था। हमने प्रोग्राम किए, उस पर सवाल उठाया कि 27 मार्च से पहले आप सोए हुए थे, आपको जब ये मरासला आ गया तो तहकीकात करना किसका फ़र्ज़ था? उस वक्त की हुकूमत का। उसके सबसे ज़्यादा स्टेक से कि उसकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, तो वो 7 मार्च से 27 मार्च तक सिर्फ जलसे का इंतज़ार करती रही हुकूमत। कोई अक्ल फहम में बात आती है किसी की? 7 से 27 तक जलसे का इंतज़ार करती रही वो हुकूमत। और अभी जो एक रिसेंट न्यूज़ ये थी कि इमरान खान की आज़म खान के साथ कोई गुफ्तगू जो है वो उसके कोई शवाहिद मौजूद हैं या कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो भी डिटेल्स हैं वो मेरे पास नहीं है, ना मैंने सुनी है, लेकिन जो बहुत ही इल्म रखने वाले लोग हैं उनका दावा यह है कि उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड देखा या वो मालूम है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इन्होंने 27 मार्च के जलसे से पहले आज़म खान से कहा कि सारे इत्तेहादी तो साथ छोड़ गए हैं, अब ये सिर्फ मरासला रह गया, इसके अलावा कोई चीज़ पास नहीं रहेगी। और टिपिकल वो भुट्टो के हर जुमले और हर एक्शन को फॉलो करने का जो इमरान ने एक तरीका अपनाया है पिछले चंद महीनों में, उसी को फॉलो करते हुए भुट्टो ने ख़त लहराया था, उसको धमकी मिली थी। एटमी प्रोग्राम शुरू करने के ऊपर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने धमकी दी थी तो उसने ख़त लहराया था कि अमरीका ने मुझे धमकी दी है। इमरान खान ने निकाला अपने ही असद मजीद, अपने एम्बेसडर का ख़त कि ये मुझे धमकी आई है। और धमकी किसने दी है? डोनाल्ड लू ने। वो बहुत ही लोअर लेवल का एक US स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है। और वो कह क्या रहे थे कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने कही होगी, बिला शक को शुबा कही होगी, और असद मजीद ने एज इट इज़ कन्वे भी किया होगा। लेकिन रजीम चेंज और जिसके इल्ज़ाम इन्होंने आयद किए बाद में मीर जाफ़र और मीर सादक अपने ही सिपा सलार की तरफ उंगलियाँ उठाकर कहा कि इन्होंने यहाँ पर रजीम चेंज के अंदर सहूलतकारी की है और गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर किया। इससे ज़्यादा किसी मुल्क के अंदर फसाद फैलाने के लिए कोई और तरीका नहीं था हो सकता जो पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान या 2 महीनों में पाकिस्तान के अंदर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहा क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सच बोल रही है तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को आज के बाद ये गद्दारी के ऊपर बात दोहरानी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ भी इमरान खान की सियासत के करीब से भी गुजरेगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनान मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है। उसका गैर आइनी करार दे दिया, आइन से ही ताल्लुक़ नहीं है, उसका गैर आइनी एक्ट किया है। बल्कि एक जगह उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं खालिद साहब, जो कानून और आइनी मामलात के ऊपर बहुत अच्छा उनका अबूर है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि आर्टिकल 5 जो इस्तेमाल किया लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी की हिदायत के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग देते हुए आर्टिकल 5 का जो सहारा लिया वो आइन से फ्रॉड के मुतरादिफ है।
ये बड़ा सख्त किस्म के अल्फाज का चुनाव किया, आइन से फ्रॉड के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कौमी असम्बली को तहलील करने का हुक्म भी कालअदम करार दे दिया गया। बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक मुरासले का हवाला दिया गया, मगर मुकम्मल मतन जो है वो अदालत को दिया ही नहीं गया। सफारती तल्लुकात के बायस अदालत मुरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक मुबैना मुरासला 7 मार्च को वज़ारत ख़ारजा को मौसूल हुआ। साबका हुकूमत ने किसी किस्म की तहकीकात नहीं करवाई, ना ही ये बताया कि इस किसने बैरूनी साजिश की है। वो तहकीकात तो करते भाई, एग्जेक्टिव आप थे। आज इमरान खान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कराओ मुतालबा कर रहे हैं, और भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपने खुद क्यों नहीं तहकीकात कराई कि आपकी हुकूमत गिराई जा रही है। ये 27 मार्च इमरान खान को याद रहेगा, इनकी सियासत में भूलेगा नहीं। इसने इनको पॉपुलर किया है। जो 4 साल की अनपॉपुलर हुकूमत थी, 27 मार्च के उस बयानिए ने कि अमेरिका ने साजिश की, एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन 27 मार्च इन्हें भूलेगा नहीं, क्योंकि ही फेल्ड टू एक्ट राइट। वो उस दिन इनके पास ऑप्शन थी कि पंजाब हुकूमत और केपी असम्बली डिज़ोल्व कर से कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देकर बाहर आ जाते, वो नहीं किया। बाद में वो 10 अप्रैल वाले जो एक्शन हमने देखे हैं, जो डिप्टी स्पीकर का सहारा लेना पड़ा कि इस तरह की रूलिंग दो कि असम्बली तोड़ दी जाए ताकि दूसरे की हुकूमत न बने, ये काम खुद भी कर सकते थे, नहीं कर सके वक्त पे। हुकूमत ने 31 मार्च तक मुरासले की तहकीकात कराई, ना ही अपोजिशन के सामने हकाइक रखे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च तक आप कहाँ थे भाई, सोए हुए थे। 2 अप्रैल को इस वक्त के वज़ीर कानून ने बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक कमीशन बनाने का कहा। कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक दलील से मुतमईन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऐसी आपकी दलील से मुतमईन नहीं है। रूलिंग में नहीं बताया गया कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अपोजिशन से किस मेंबर ने बैरून मुल्क से रब्ता कायम किया। अदालत मुकन्ना के मामलात में आइनी हदूद पार न होने तक मुदाखलत नहीं करेगी। आइन के आर्टिकल 95(2) के तहत स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के पाबंद हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, फैसला ज़ाती तौर पर वज़ीर कानून के ऊपर के कहने पर किया गया। फिर इजाफी नोट जो है वो आज मौजूद बहस है, उसकी तरफ भी आता हूँ। इजाफी नोट जो है वो काफ़ी सख्त किस्म का, और मैं पहले पढ़ के बता दूं कि कहा क्या है। रूलिंग और इसके बाद के इक़दामात आइन से इनहराफ है, आइन से इनहराफ है। सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब, इमरान खान उस वक्त के वज़ीर आज़म, असद कैसर जो स्पीकर थे, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर जिन्होंने रूलिंग दी, और फवाद चौधरी, इन्होंने आइन से सरकशी की। इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का फ़ैसला पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं। ये इजाफी नोट के अंदर उन्होंने लिखा है कि आपने ये दरवाज़ा खुला रखना है कि कोई भी आए और आइंदा से इस तरह की आइन शिकनी कर ले, या आर्टिकल 6 हम ये पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं। लेकिन आर्टिकल 6 का इतलाक, अभी इसके ऊपर और बात करते हैं। स्पीकर रूलिंग और इसके बाद के इक़दामात मामूल में नहीं उठाए गए। इसे खुले अंदाज में आइन से इनहराफ के नताइज ऐसे खुले अंदाज में आइन से इनहराफ के नताइज होने चाहिए। पार्लियामेंट फैसला करे कि आया मुस्तकबिल में गैर आइनी इक़दामात के लिए दरवाज़ा खुला रखना है या बंद करना है। अब इशू यह है कि आर्टिकल 6 को 73 के आइन के अंदर इसलिए डाला गया था कि फ़ौजी जो टेक ओवर होता है ना, मार्शल्ला लग जाते हैं, उसका रास्ता रोका जा सके। रास्ता रोका जा नहीं सका, 77 में दोबारा मिलिट्री टेक ओवर हो गया। अब ये 18वीं तरमीम ने इसके अंदर थोड़ी सी तरमीम आई है, को वजाहत की है, अबेटमेंट के ऊपर भी इसके ऊपर हुक्मनामे आए हैं। लेकिन आइन शिकनी जो फ़ौजी मार्शल्ला की शक्ल में होती है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, जैसे मुशर्रफ के ऊपर लगाया गया। मुशर्रफ के एक इक़दाम को तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था, दूसरे इक़दाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो विंडो खुली थी कि उसके ऊपर लगा दिया जाए। अदालत ने स्पेशल कोर्ट बनाई गई, फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया मामला उस अदालत के फ़ैसले के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको घसीट के लाएँ और डी चौक में 3 दिन के लिए लटका दें। बाद में उस कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो भी गैर आइनी करार दे दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी सिस्टम इतना पावरफुल हुआ है कि किसी मिलिट्री टेक ओवर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का इतलाक़ कर सके। मिलिट्री टेक ओवर की गुंजाइश नहीं है, मुल्क टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हमने 71 होते देखा है, हमारी अपनी बेवकूफ़ियों से, कुताहियों से हुआ था, सिस्टम चल नहीं सका। आइन के अंदर आप आइन वो शिकन डालें जो आप काबिल इस्तेमाल, आपके लिए ऑपरेटिव ही ना हो, आपके लिए काबिल अमल ना हो, तो फिर भी वो बेअसर हो जाता है। पाकिस्तान में वही काम हुआ। अब यहाँ पर जो मामला है वो आइनी जो तरीक़ाकार है मुरवजा, उसकी रूगर्दानी की गई है, उससे हटा गया है, आपने सरकशी की है। लेकिन आर्टिकल 6 लग सकता है या नहीं लग सकता, मैं इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसके ऊपर एक और तरीका जो हो सकता है पॉसिबल एक्शन, वो ये है कि पार्लिमान कासिम सूरी के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर, स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर, इमरान खान के ऊपर
इलेक्शन कमीशन को जाके कहे कि इन्होंने आइन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है तो इनको आप डिसीट करें या आप इनके ख़िलाफ़ इनको नाअहल करार दे दें। ये एक ओपन ऑप्शन हो सकती है। आर्टिकल 6 इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे मालूम नहीं है कि दोनों को आपस में मैच हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब बहरहाल वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने ये काम आगाज़ करना है, एक मजाज अफसर तैनात करना है जो इस कार्रवाई का आगाज़ करेगा। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दे के भूचाल पाकिस्तानी सियासत में पैदा कर दिया है। वो तो कहते हैं कि आर्टिकल 6 की हम तैयारी शुरू करें। दिखाइएगा। मैं मुताल हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत पाबंद है इस फैसले की रूह से, स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें न सिर्फ इनको डी-सीट करे बल्कि इनको नाअहल करार दे। फवाद चौधरी साहब का एक मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। हमारे बेशतर जो सियासतदान है ना, उनकी हिस्ट्री बड़ी अजीबोगरीब है। कभी वो ज़ियाउल हक के साथी होते हैं, कभी वो परवेज़ मुशर्रफ के साथी होते हैं, कभी आसिफ जरदारी के, कभी इमरान खान के और कभी नवाज शरीफ के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर भी वो हर वक्त जो भी नारा लगा रहे होते हैं वो इस यकीन के साथ लगाते हैं कि वो आखिरी वाला नारा जो उन्होंने लगाया वही सबसे सच्चा नारा है। पुरानी बातें जो थी वो उस वक्त के लिए सच्चाई थी, आज की सच्चाई और है। बेशतर हमारे सियासतदान फ़ौज के कंधों के ऊपर आग चढ़ कर उन्होंने सियासी सफ़र तय किया हुआ है, लेकिन जिस वक्त उनके अपने मफादात के ऊपर जद पड़ती है तो उस वक्त नारे की शक्ल बदल जाती है। तो मैं आपको कुछ वो बयान सुनाने लगा हूँ कि आपको इनका माजी याद रहे, जिन के मैं बयान सुनाऊँगा, और हाल उनका जो अब बयान है उसको भी सामने रखिएगा। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, पहले से आएगा। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुँह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। मालूम नहीं फवाद चौधरी साहब जनरल मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ की भी नुमाइंदगी करते रहे, जरदारी साहब की भी नुमाइंदगी करते रहे। इमरान खान जिनको 2018 में बिल्कुल जैसे IGI के एक ज़ोर के ऊपर नवाज शरीफ को चढ़ाया गया था उस साइकिल के ऊपर, वैसे ही इमरान खान को बल्ले के मोहरें लगवा कर 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। तरीक़ाकार में कोई फ़र्क नहीं था। इत्तेहादी भी वैसे ही मिले थे, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी वैसी मिली थी, जैसे नवाज शरीफ को IGI में मिली थी वैसे ही 2018 में इमरान खान को मिली थी। वो अब अदालत के ऊपर क्या कहते हैं, दिखाइएगा। मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? मज़े की बात यह है कि इमरान खान ये नहीं बताते कि वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने खुद इंक्वायरी क्यों नहीं की कि उनके एम्बेसडर को धमकी दे के हटाने के लिए काम कौन कर रहा है। अजीब व गरीब बयान है बहरहाल, लेकिन एक बात की और यहाँ निशानदेही करना ज़रूरी है
कि नवाज शरीफ जो इससे पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपनी हुकूमत गिरने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए मुझे पैगाम भेजा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेकर उन्होंने उंगली उठाई उनकी तरफ कि उनकी तरफ से पैगाम भेजा गया, क्योंकि उस वक्त की नून लीग का इल्ज़ाम यह था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, और नून लीग की हुकूमत पनामा में जो गिराई गई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया था, उसके पास डिटेल्स आ गई थी कि $100 मिलियन नवाज शरीफ ने चुरा लिया, ये डिटेल्स नहीं थी आई। फैसला हुआ था इकामे की बुनियाद के ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल था, एक निकल आया कि 10,000 रियाल या दिरहम लिखा हुआ है तनख्वाह नवाज शरीफ की जो रिसीवेबल में पड़ी हुई है, रिसीव भी नहीं की हुई है, उसके ऊपर उन्होंने कहा ये रिसीवेबल है, ये इसका एसेट बनता है, इसने बताया नहीं, इसको नाहल कर दो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नाहल करार दे दिया। उसके ऊपर इमरान खान का रद्दमल क्या यही था जो आज इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी? सुनिएगा क्या कहा था। मैं पाकिस्तान की अदलिया को खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूं आप कौम के हीरो हैं, आपने हमें उम्मीद दे दी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने आज आर्टिकल 6 लगने की हमायत की है, लेकिन एक मैं नून लीग के सारे लोगों को मशवरा दूंगा कि वो काम करें जो कल इनके अपने गले में फंदा ना पड़ जाए। सियासत को सियासी तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर किसी को आपने फंदा लगाने की कोशिश की तो वो फंदा आज तो उसके गले में पड़ता है कि नहीं पड़ता, कल आपकी तैयारी ज़रूर होगी। ये बात है, इमरान खान की सियासत हमारे सामने है, नवाज शरीफ की सियासत हमारे सामने है। बेनज़ीर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते थे, सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की झंडा, वो सारे नवाज शरीफ पे लगे। अब इमरान खान इन पे लगा रहे हैं, कल इमरान खान पे लगेंगे। और मरियम को भी यही मशवरा है कि वो मुतालबा करें जो सियासी हदूद के अंदर है उससे बाहर ना निकले। कहा क्या आज उन्होंने दिखाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आईन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। तो मुबारक हो इमरान खान, तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं कि यहां पर बात खत्म नहीं करनी, पाकिस्तान के मुकद्दस आईन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, मारूफ एनालिस्ट हैं, और सेनेटर कामिल अली आगा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूं। आगा साहब, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, फरमाइएगा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बनता है या नहीं लगना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि आर्टिकल 6 तो फिर शुरू हुआ, वो कहते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये तो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर लगनी है तो फिर लगनी चाहिए, सबके ऊपर लगनी चाहिए। फिर राइट ऑफ स्पीच के ऊपर जो मोतरज़ होते हैं और एंकर पर्सन को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और उनके साथ जितना तशद्दुद होता है, जितनी उनकी पटाई होती है, जितने पर्चे होते हैं उनके ऊपर, और जितने उनको जलील व ख्वार किया जाता है, ये भी तो आइन की वायलेशन है ना जी। राइट ऑफ स्पीच जो है वो है। तो आइन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है। तो आप आजमा के देख लें, आज आप काम शुरू करें, हक और सच बोलना शुरू करें। अगर आप घर पहुंच जाएंगे तो मेरा नाम बदल दें, ये तो किसी को आपको शक है मैं हक और सच नहीं बोल रहा, तो आइन की आपको शक है मैं हक और सच नहीं बोल रहा। जो लोग आप हक सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वन साइडेड बोल रहे हैं। अगर आप हकीकत बयान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। इसी तरह मैं कोई आप बताएं हकीकत क्या है, मैं बोलने की कोशिश करता हूं। मेरे देखें, ये चीज़ें जो मैं बयान कर रहा हूँ, अगर वो आप बयान कर रहे होते तो आप हक सच बोल रहे होते। सबसे पहले तो मीडिया के साथ जो हो रहा है वो आयन शिकनी नहीं हो रही, इसके ऊपर
मैं तो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के नाम लेकर मजम्मत करता हूं कि जिस मेरे मीडिया के साथी के साथ मार पिटाई की गई, जिसके ऊपर मल्टीपल FIRs काटी गई, जिसको गोली मारी गई, जिसको उठाया गया, जिसको शुमाली इलाका जात की सैर की गई, मैं तो एक एक बंदे का नाम लेके प्रोग्राम करता हूं। मसला यह है कि आप लोगों की जब अपनी हुकूमत होती है उस वक्त आंखों पे पट्टी बंदी होती है, जब हुकूमत जाती है तो फिर आप लोग दूसरों की बारी बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। आप लोग हमारा साथ दें तो किसी की हिम्मत नहीं है एक जर्नलिस्ट को मार पड़ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी एक जर्नलिस्ट को गोली मार के मजाक कर जाए, कोई ये कहे कि कोई लड़कियों के भाई आके मार गए। मलिक साहब गुस्सा ना करे, मैं वो बात कर रहा हूं जो हकीकत है। मैं कोई आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और उसका जवाब यही है जो मेरी अक्ल और समझ के मुताबिक जो जवाब होगा मैं वही दूंगा ना। आप तो मेरे मुंह में कोई बात नहीं डाल सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जवाब दूंगा इंशाअल्लाह जो हक और सच होगा। मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे मेरे खिलाफ वो बात, मैं वो वाज़े अल्फाज में कह देता हूं और हर दौर में कहता रहूं। ये बातें जो आप मुझे कह रहे हैं कि अपने दौर के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं पीपल्स पार्टी के साथ मेरी पार्टी इत्तेहादी सी, रोज़ मैं उनके ऊपर तनकीद करता था, रोज़ वो मोतरज़ होते थे, लेकिन मैं कहता था जो झूठ है वो मुझे बता दो, जो मैं गलत कह रहा हूँ वो मुझे बता दो, जो सच है वो मैं कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद चौधरी साहब से भी राय ले लें। शहजाद चौधरी साहब, आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? जी, आपने अपने इब्तदाइये में बड़ा बिल्कुल खूब कहा कि इसका जो फ्रेमर्स हैं जिन्होंने ये आर्टिकल फ्रेम किया हमारे आइन के अंदर, उनका मुद्दा क्या था, उनका मकसद क्या था? वो ये था कि कोई ताले आज़मा, कोई फौजी डिक्टेटर आइंदा ये हिम्मत ना करे। गो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद भी ये काम हुआ, लेकिन उसको रोकने का ये रास्ता था आर्टिकल 6। उसमें 2 बुनियादी चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी गई हैं। इतना स्पेसिफिक है ये आर्टिकल। एक तो ये कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उसकी बुनियाद का कोई और निज़ाम लाया जाए, आइन का निज़ाम ख़त्म हो जाए, ये एब्रोगेशन है। और दूसरा है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबवर्ट किया जाए। किस नीयत से? अब ये सबवर्जन के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है। सबवर्जन तो हम आम तौर पे फिर सबवर्जन को लेके आएंगे तो पहले 19 या 20 आर्टिकल जो हमारे आइन के, वो तो ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या है, फ्रीडम्स क्या है, हमारे पाकिस्तान के अवाम का जो कौम है उनको इनफरादी और इज्तमाई उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या हम इंसाफ उनकी दहलीज पे देते हैं, हम उनको इक्वल मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या तालीम का निज़ाम फेयर है। अच्छा, जहाँ पर हुकूमतें सब की सब फेल हो जाएं ये चीज़ करने के लिए, और आपका मुल्क इतने सालों के बाद, जब से ये 50 साल के बाद भी आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पर के आपका जो माशरा है, जो आपकी कौम है, वो ये तमाम चीज़ें हासिल नहीं कर पाई। इसका मतलब है every हुकूमत इन पावर हैज़ बीन इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो जुमला इस्तेमाल किया गया हमारे आज के वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इनखराफ, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बिल्कुल से ख़त्म कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, उन्होंने कहा इनखराफ किया गया इस चीज़ से। तो ये इनखराफ करना। अब दूसरी चीज़ है सबवर्जन का वो एलिमेंट क्या है जो कि आर्टिकल 6 को लागू कर सकता है। सबवर्जन विद द एम ऑफ एब्रोगेशन, कि हम आइन को इतना कमज़ोर कर दें कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, ये रहे ही ना। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो नैब का कानून है, नैब का कानून क्या ठीक है, बिल्कुल पार्लियामेंट की तरफ से हुआ, सारा कुछ हुआ, पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने उसको चेंज किया, लेकिन उसको किस लेवल तक हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के जो कौम है उसके हक में है या नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले इसी पे दोबारा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इरफान कादर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं। इरफान साहब, वेरी वार्म वेलकम। आर्टिकल 6 या स्पीकर
ख़त लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई का आगाज़ और नाहली मूव का रेफरेंस मूव किया जाए, कौन सी चीज़ मुमकिन है? ये एक अजीब सी बहस है, मैं समझ नहीं सका, कुछ आप रोशनी डालें, कौन सी लीगल ऑप्शन ज़्यादा पॉसिबल है? देखें, जिन्होंने इतनी बड़ी वायलेशन की है तो डेफिनेटली वो जो 62(1)(f का जो इशू है वो भी राइज होगा इसमें, कि ऐसे शख्स को आप सादिक और अमीन भी नहीं कह सकते, सगेशियस भी नहीं कह सकते और नॉन प्रोफ्लिगेट भी नहीं कह सकते। तो इसलिए वो स्पीकर का रास्ता भी, वो भी रास्ता अवेलेबल है, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ऐसी जिससे कि लगे कि आइन को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, तो जिसमें कि कोशिश ये हो रही थी कि एक माइनॉरिटी जो अकलियत है उसको अक्सरियत पे हावी कर दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी वायलेशन है और ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है। वो कि इस पे अभी तक उस तरह से कोई ट्राई नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ को इन्होंने किया था ट्राई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खाली 30 जजेस निकाले थे, हुकूमत को या पार्लियामेंट में अकलियत को उन्होंने मुसल्लत नहीं किया था अक्सरियत पे, ऐसी चीज नहीं हुई थी। उस पर इतना सीरियसली लिया था इन्होंने। तो अगर वो वाली नजीर हम देखें तो यहाँ तो सीरियसनेस उससे बहुत बड़ी है कि यहाँ पे एक शख्स जिसके खिलाफ, एक हुकूमत जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो बिल्कुल तैयार था सर, उसकी वोटिंग रोक देना। तो ऐसे है जैसे कि एक और वजाहत कर दें, ये 62(1)(f अभी उनके रेजिग्नेशन कबूल होकर नोटिफाई नहीं हुए, तो स्पीकर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि 62(1)(f के तहत इनको आप नाअहल करार दे दें? नहीं, मैं 62(1)(f की बात कर रहा हूँ विद रेफरेंस टू दोज जिन्होंने के नो कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश की है कि वोटिंग ही ना हो इलेक्शन पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें फवाद चौधरी आ जाएंगे, कासिम सूरी आ जाएंगे, स्पीकर आ जाएंगे, इमरान खान आ जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या स्पीकर फिर इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि वो तरीकाकार है उनके। अगर फिलहाल ट्रीजन का ट्रायल लंबा होता है तो फिलहाल इस तरफ भी जा सकते हैं वो इन लोगों ने जिन्होंने वायलेशन डायरेक्टली की और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एस्टैब्लिश हो रहा है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन बना के स्पीकर कौमी असेंबली भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। और सर, जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जिक्र है, उनका तो एक इम्पीचमेंट का तरीका है, वो शायद तादाद मतलूब नहीं है, जितनी मतलूब तादाद है वो है नहीं है इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के पास, तो क्या उसके ऊपर भी कोई आर्टिकल 6 या 62(1)(f वगैरह का इतलाक हो सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं लग सकता। जब तक कि उनकी इम्पीचमेंट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक उनको किसी भी क्रिमिनल मैटर में ट्राई नहीं किया जा सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। शहजाद चौधरी साहब, दोबारा आपकी तरफ से 62(1)(f इटसेल्फ बहुत बड़ी एक लटकती हुई तलवार है, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ इसको एक्सरसाइज करना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद कोई वजह नहीं है कि वो हाथ रोकें, वो मूव करेंगे स्पीकर के जरिए रेफरेंस के इनको नाअहल करार दे दें, तो इसका सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं कह सकते कि 62(1)(f इतनी आसानी के साथ इसको अप्लाई किया जाएगा, इसको कंटेस्ट किया जाएगा अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर जब ये मुकदमा लगेगा, यानी 62(1)(f जो है, अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर भी लेती है, स्पीकर ये फैसला कर भी लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इट विल बी कंटेस्टेड इन दी कोर्ट्स, इट विल नॉट बी दैट इजी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो मामला किया गया है, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिमार्क्स और कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत एक्सट्रीम हैं, और बावजूद इसके कि इस वक्त बड़ी पार्टिजन किस्म के कमेंट्री हो रही है, मेरे हिसाब से हमें फिर भी अभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन होगी उसके हदूद के अंदर रहते हुए जब हम फैसला देखेंगे और करेंगे, तो हमें इसको बड़े स्ट्रिक्ट मैनर में ही अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनको आइडेंटिफाई किया गया, क्या उनको डी-सीट करके उनको कोई किसी किस्म का, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया कि कितनी दौरान, उन्होंने वो फैसला वापस पार्लियामेंट को भेज दिया कि आपकी मर्जी है कि आप कितनी देर तक इनको डी-सीट करना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। इवन इतना फैसला भी, ये जो इशू था, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस पार्लियामेंट को भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट जिस किस्म की है, जिस किस्म की ताकत रखती है, उसके अंदर फिलहाल इतनी सख्त नहीं है कि वो इतने गहरे मामला को लेके आगे। कामिल अली आगा साहब, आप फरमाइएगा, ये क्योंकि स्पीकर की डोमेन है और प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो अगर स्पीकर को हदायत दे कि आप इन लोगों का रेफरेंस भेजें इलेक्शन कमीशन को, तो स्पीकर रोकेंगे नहीं, स्पीकर भेज देंगे। तो हमारी पहले बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार है, तो क्या शक्ल क्या नज़र आती है, आने वाले दिनों में क्या सूरत बन सकती है?
मलिक साहब देखें, आज तक जो स्पीकर ने इसको रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन के पास नहीं भेजा, तो इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा है ये क्या इमरान खान ने रोका हुआ है, क्या मैंने रोका हुआ है, या आपने रोका हुआ है? नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट ने रोका हुआ है। और वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? जो इस वक्त हुकूमत में है उनका, उन्होंने रोका हुआ है। वो चाहते हैं कि ना ये रेफरेंस बने और तवीलें निकाल रहे हैं, जैसे उन्होंने पिछली दफ़ा जब पीटीआई ने रिज़ाइन किया था, इन्होंने बहुत सारी तवीलें निकाल के उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए और अल्टीमेटली फिर उनको मजबूर किया कि वो पार्लियामेंट में आए। इस वक्त भी इनकी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करके इनको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, क्योंकि उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। अगर वो इनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो पूरे मुल्क के अंदर तो ज़िमनी इलेक्शन ये या करवाएंगे या इनको जनरल इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और इतनी बड़ी तादाद में, यानी 140 इलेक्शन करवाने MNAs के, ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत बड़ा खर्चा भी है और बहुत बड़ा बजट जो है इसके ऊपर लगेगा। जो इनके पास पैसे नहीं हैं, जो लोग पेट्रोल के ऊपर 100 रुपया लीटर बढ़ा सकते हैं, 140 रुपये मीटर जो है वो डीजल, जो इस वक्त शदीद ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, धान की काश्त हो रही है, तो इस वक्त वो इतनी बड़ी कीमत बढ़ाते हैं तो मजबूरी है, पैसे नहीं है। IMF पैसे नहीं दे रहा, ऐवे रोज़ाना एक वबीला मचा देते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट। आज वो साबका वज़ीर ख़जाना ने कहा है ना जी, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हो गया तो लाएं, छलांगे क्यों लगा रहे हैं, लाएं, दिखाएं कौन को। सर आज IMF ने आगा साहब IMF ने खुद आज एक बयान जारी कर दिया, उनके बयान की रोशनी में स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट हो गया। वो बयान अगर उनका बोर्ड अप्रूव करेगा तो अगली $1.2 बिलियन की किस्त हमें मिल जाएगी। सलमान नकम राजा साहब से मैं बीपर कर लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ। सलमान नकम राजा साहब, वेरी वार्म वेलकम। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बस बड़ी सख्त किस्म की बातें हैं। आर्टिकल 6 का तस्करा हो गया, हुकूमत की तरफ से रेफरेंस मूव करने का 62(1)(f) के ऊपर इंडिया दिया जा रहा है। क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबल है लीगली? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ओपिनियन है जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिखा है, वो एक इंतहाई तकनीकी नौयत का फैसला है। कानून की तशरीह की गई है, जो कानून का मतन है आइन का, उसके साथ मैं समझता हूँ बहुत एक तवज्जो के साथ उसकी तशरीह की गई है। उसमें कोई सियासी क्या साराई नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है। वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, महदूद और बड़ा अच्छा आर्ग्यूड एक फैसला है। जस्टिस मियां ख्याल साहब का एक अलहदा नोट है, जो उनका जाती नोट है, उसमें आर्टिकल 6 का जिक्र आया है और वो भी उन्होंने पार्लियामेंट से तकाजा किया है कि आइंदा के लिए हदबंदी की जाए, ताकि इस किस्म का खिलवाड़ जो कासिम सूरी साहब ने और दीगर ने किया तमाम प्रोसेस के साथ, वो आइंदा ना हो और उसकी कोई सजा पार्लियामेंट तजवीज़ करे। ये इस फैसले का मैं समझता हूँ तूल अर्ज है। अब अगर हम इस फैसले को बुनियाद बनाकर, जो वाकयातन खिलवाड़ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये फ्रॉड हुआ आइन के साथ, जो उन्होंने किया, जो हक है एक सर, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 5 को फ्रॉडुलेंटली यूज किया गया, तो ये जाते खुद बहुत ही सख्त किस्म का ये हुक्मनामा है। और कहा कि ये डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर की जगह सदारत कर रहे थे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आर्टिकल 5 के हवाले से कोई फैसला करे, और ना उनके सामने कोई मवाद था। खुद उन्होंने कहा कि इसकी तहकीक होनी चाहिए। लिहाजा ये तमाम एक खिलवाड़ था। उसका मकसद था आर्टिकल 95 को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मफलूज करना। ये तमाम बात तो बहुत वजाहत से सामने आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तमाम मामले को आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुकदमे में हम लेकर जाएं? ये एक हुकूमत की सवाबदीद है। आर्टिकल 6 या 62(1)(f)? देखिए, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज आर्टिकल 6 का जिक्र किया और कहा कि हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। 62(1)(f) का तो मतलब ये है कि आप कहें कि शख्स सादिक अमीन नहीं है
और इसको जो है नाअहल करार दिया जाए, वो बिल्कुल एक दूसरी नौइयत का मामला है। वो जरूर हो सकता है कि जिसने आइन के साथ ऐसे खिलवाड़ किया, क्या वो सादिक अमीन है? अदालत से ये तकाजा किया जा सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 6 मुख्तलिफ बात है, वहां तो सजाए मौत आप मांगते हैं ना, फिर वहां आप एक दूसरी नौइयत का फौजदारी मुकदमा कायम करते हैं, जिसके मैं समझता हूँ जिसके जो असरात हैं तमाम आपके सियासी अमल पे, कानूनी अमल पे, वो बहुत दूररस होंगे। इसलिए ये तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, 62(1)(f) और आर्टिकल 6। आपके ख्याल में क्या डुएबल है, 62(1)(f) या आर्टिकल 6? मेरा ख्याल है 62(1)(f) वाली बात हो, या आइंदा के लिए कानून साजी की जाए कि ऐसी हरकत करने वाला अपनी सीट से महरूम हो, उसको नाअहल करार दिलवाया जाए, या 62(1)(f) में ही तशरीह ले ली जाए, ये मुनासिब लाए अमल होगा। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकरम राजा साहब। शहजाद चौधरी साहब, फौज का इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो भी आपको इसके ऊपर ज़्यादा खुल के बात करनी चाहिए, शायद आप बेहतर पोजीशन में बाकी किसी की भी निस्बत। जो फवाद चौधरी का बयान है वो किसी हद तक हकीकत भी है। जो नवाज शरीफ की हुकूमत की डिसमिसल हो, मुशर्रफ का टेक ओवर हो, या हमारी 90s की जो पॉलिटिक्स थी, वो सारा एक रिफ्लेक्शन है। IGI से लेकर 2018 तक हर एक में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसका सद्देबाब कैसे किया जाए? मेरा ख्याल है कि सद्देबाब तो देखिए, एक तो ये है कि अगर हमारी हुकूमतें, इमरान खान साहब की हुकूमत को ले लेते हैं, जो पिछली हुकूमत थी 4 साल चली। पहले 3 साल 3.5 साल जो भी उनका अरसा रहा, उसके अंदर तो माशाअल्लाह बहुत एक करीबी ताल्लुक रहा, बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। गो कि अब उसको जब पीछे देखते हैं मुड़ के, तो उनको पसंद नहीं आ रहा और उनको पता लग रहा है कि उसमें ये भी खराबी थी, ये भी खराबी थी। तो उससे तो एक तो इमरान खान और PTI को सबक सीखना है कि आइंदा से हमने वो 1 पेज वाला मामला ज़बरदस्ती लाने की किसी को अपने साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं करनी। दूसरी बात है कि जब भी आप बैसाखियों के सहारे आएंगे, तो फिर जिस दिन उसने बैसाखी वाले ने मुंह थोड़ा सा इधर को मोड़ लिया मिसाल के तौर पे, और आपकी तरफ ध्यान ना किया, तो आप नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारी हुकूमत तो गिर पड़ी, क्योंकि वो बैसाखियाँ जो थी, जो आपकी कोलिशंस हैं, वो जो कोलिशन पार्टनर्स थे, वो कोलिशन पार्टनर के अंदर से पार्टनर्स का या मूड ख़त्म हो गया या किसी उनको इशारा कर दिया कि आप हट जाओ। तो इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो आप अपनी ताकत पे आएँ, अपनी ताकत के ऊपर आगे लेके चलें, और फिर ये इदारे ही बैसाखियों के सहारे ना आए। ये बहुत बड़ा सबक है जो हमारे सियासतदान सीखते नहीं। कामिल अली आगा साहब, ये नवाज शरीफ ने भी नहीं सीखा, ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की हैंगिंग के बावजूद नहीं सीखा। ये 90 की सियासत उसकी मिसाल थी कि एक तरफ नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई जा रही होती थी, पीपल्स पार्टी बात करती थी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई जाती थी तो नवाज शरीफ बात कर रहे होते थे। अब इमरान खान और PMLN यही काम करते हैं। क्यों नहीं हम ये सबक सीखते हैं कि अपने जोर पे जीते हैं, बैसाखियां मत ढूंढें? देखें, एक बात मलिक साहब मैं ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ जो एक इजाफी नोट है जस्टिस मियाँ खेल साहब का, वो आर्डर का हिस्सा नहीं है। इसको गड़बड़ हमें नहीं करना चाहिए। वो इजाफी नोट भी हो सकता है, वो इख्तलाफी नोट भी हो सकता है, लेकिन फैसला वो होता है जो ये फुल बेंच बैठा हुआ था, इसके ये 5-0 का जो है वो फैसला है। जो जिस फैसले के ऊपर 5 जजेस ने दस्तखत किए हैं वो फैसला है, और ये इजाफी नोट है, और ये फैसले का इजाफी नोट में भी उन्होंने ये कहा नहीं है कि आर्टिकल 6 लगा दें। उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया कि आर्टिकल 6 का इतलाक कर दें। उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि आपके ऊपर है कि आपने करना है या नहीं करना। उन्होंने नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप फरमा दें। दूसरी बात रही कि ये जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि हमें सबको एक पाबंदी करता है हमारे ऊपर, वो आईन पाकिस्तान है। हम अगर सारे, आप, मैं, आम आदमी, आप शहरी, तमाम अदारे, तमाम जजेस, तमाम जर्नैल, तमाम फौजी, हर कोई आईन पाकिस्तान का पाबंद हो जाए, हर अदारा, ब्यूरोक्रेसी, हर कोई पाबंद हो जाए, सिक्योरिटी एजेंसी सारी, पुलिस, और अगर पाबंदी करेंगे तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की फलाह और बका है। हम अगर हलफ ले लें एक मरतबा कि हम आइन की पासदारी करेंगे और आइन के मुताबिक चलेंगे,
फैसले करेंगे तो आइन के मुताबिक करेंगे। किसी का असर और सूख किसी कार्रवाई के अंदर जो है अफवाज पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करेगी। अगर वो मुदाखलत ना करने का फैसला कर ले आइन पाकिस्तान के मुताबिक, देखें कायद आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था तमाम अफसरान को ख़ताब करते हुए कि आप हुकूमत रियासत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, आप किसी हुकूमत के मुलाजम नहीं हैं, किसी पार्टी के मुलाजम नहीं हैं। आपको रियासत पाकिस्तान के कवानीन की पासदारी करनी होगी और आपको आइन पाकिस्तान का साथ देना होगा, इस मुल्क का साथ देना होगा। इस मुल्क के बनाने की जो वजूहात हैं उनको अपने मद्देनज़र रखना होगा। तो अगर हम उन अक़वाल ज़री के ऊपर अमल दरामद करते हुए आइन पाकिस्तान की पासदारी करें, रियासत की पासदारी करें, तो हमें ये सारी मुश्किलात दरपेश नहीं होगी। यही इस मुल्क का वाहिद हाल है। दुरुस्त है। शहजाद चौधरी साहब, अभी IMF एग्रीमेंट का तज़किरा किया था कामिल अली आगा साहब ने, और आपने नैब लॉज का तज़किरा किया था जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा तरमीम कर दी है मौजूदा सेटअप ने। लेकिन IMF के एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज ये भी है कि जो एंटी करप्शन लॉज हैं बशमूल नैब लॉ, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, कमज़ोर नहीं किया जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट करिए वेरी सून कि हमने जो जो डंडियाँ मारी हैं, मौजूदा हुकूमत ने जो मारी हैं, वो दोबारा उसमें से कुछ इस्लाह भी हो जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है जी, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये कौम की जिम्मेदारी, कौम का ट्रस्ट है ना। असल में हुकूमतें रियलाइज़ नहीं करती, ये समझती हैं ये पावर के पीछे भाग रही हैं। ये पावर नहीं है। हुकूमत, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप पावर लेके नहीं आते, आपको ट्रस्ट थमाया जाता है, एक जिम्मेदारी थमाई जाती है। जिस तरह ट्रस्ट है ना, जिस तरह वो डॉक्टर साहब चलाते हैं खूबत वाले, वो ट्रस्ट है। डोनर्स आपको कौम ने ट्रस्ट दिया है, आपने उनका ट्रस्ट वापस करना है। आपने घर कुछ नहीं लेके जाना, आपने वो सारे काम करने हैं जो आइन में दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आइन में ये भी लिखा है कि रियासत के साथ आपको बहुत मुकम्मल, आप रियासत के इदारों को काट नहीं सकते, उनको कमज़ोर नहीं कर सकते, आप उनके साथ गाली गलौज, क्योंकि जिस तरह आपने कौम को मजबूत करना है और रियासत को मजबूत करना है, ये हुकूमतों का काम है। तो हुकूमतों का तो हमने सत्यानाश कर दिया कौम का, तो अब रियासत के पीछे पड़ गए हैं। तो रियासत की जान छोड़ दें सबको। जब तक कोई इंसान, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता और नहीं समझता कि उसका रोल क्या है, वो हम हुकूमत में आके कहते हैं। सर एक चीज वेरी ब्रीफली टुवर्ड्स द एंड में आ गया हूँ प्रोग्राम के, पहले आप कमेंट कर दें, फिर आगा साहब से पूछ लेता हूँ। फौज को हुकूमतें बनाने में किरदार भी नहीं होना चाहिए, और आर्मी चीफ की तैनाती एक ही दफ़ा 3 साल के लिए या 4 साल जो भी मुद्दत हो, एक्सटेंशन टेबल पे कभी नहीं होनी चाहिए। ये सियासत से दूर हो जाएगा इदारा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई आपको रूल बेस्ड सिस्टम अपनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवायत पे चलती हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक रिवायत है, उस रिवायत को कायम रहना चाहिए। अमेरिका, भारत, इंग्लैंड का कानून मुकम्मल रिवायत है, किसी तरफ कुछ नहीं लिखा गया, कवानीन लिखे गए, आइन रिवायत है। तो जब आपको इस तरीके से मामलात लेके चलने पड़ते हैं तो आप अपनी रिवायत को लेके आगे चलते हैं। उस रिवायत के हिसाब से मामलात बड़े सीधे हैं। क्या वजह है कि एयरफोर्स का चीफ जो है उसको 6 साल नहीं होते? क्या वजह है कि नेवल चीफ 6 साल नहीं लेता? सोचने की बात है, कौन देता है इनको 6 साल? बिल्कुल, ये आपको डायरेक्टली कहना चाहिए कि देयर शुड एक्सटेंशन कभी टेबल पे नहीं होनी चाहिए, बराह रास्त आपको कहना चाहिए, हमें इसके वजाहत की जरूरत ही नहीं करनी चाहिए। आगा साहब आपसे भी इस पे जवाब चाहता हूँ, एक्सटेंशन कभी भी टेबल पे होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है कभी होनी चाहिए। मलिक साहब नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करें, हकीकत तो ये है कि ये अब तरमीम कर ली गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तरमीम कर ली गई, एक्सटेंशन जो है वो आईन पाकिस्तान का और कानून का हिस्सा बन गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो एक्सटेंशन कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है और ना ही कोई गैर कानूनी चीज़ है। अब तो ये सारे सब ने मिलके, नून लीग शामिल थी उसके अंदर, पीपल पार्टी शामिल थी उसके, बिल्कुल आपको पता है सारा कुछ, पूरी हिस्ट्री आपको पता है। 4 साल में सबसे ज्यादा वोट उसी तरमीम को मिले, लेकिन वो आईनी तरमीम नहीं है। आप नहीं सर, वो आईनी तरमीम नहीं है। आप मोहतरम होकर क्या करेंगे? इट्स जस्ट एन एक्ट। और देखें सर, वो आईनी तरमीम नहीं है, कानून एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं है आईनी, ओहो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मैं, लेकिन वो आईन पाकिस्तान के नीचे आता है ना, छतरी तो आईन पाकिस्तान की है,
तो दूसरी बात, नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम की है ये भी मेरे नज़दीक गैर आईनी तरमीम है। ये किसी भी एहतसाब के अदारे को ख़त्म नहीं किया जा सकता इस मुल्क के अंदर। ये आईन पाकिस्तान की डिमांड है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब हो, एंटी करप्शन के अदारे जो हैं वो फ़हाल हों और गैर जानबदार हों। तो मैं समझता हूँ कि ये भी गैर आईनी है, इसके ऊपर भी सुओ मोटो लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन नहीं लिया गया अभी तक। मैं और जितने कामिल अली आगा साहब, शहजाद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।